हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th की सोशल साइंस का लेसन नंबर 2 लेकर आए हैं, जिसका पार्ट फर्स्ट हमने लेसन फर्स्ट में पढ़ा है और पार्ट सेकेंड यानी कि भाग 2 हम इस अध्याय 2 में पढ़ेंगे। भारत के संसाधन पार्ट 2 है। इसमें हम कृषि फसलें, कृषि से जो हमें कौन कौन सी फसलें प्राप्त होती है, वो कौन कौन से खनिज और शक्ति के साधन क्या क्या हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें मैं आपको पूरे लेसन को एक टू एक लाइन को न लेते हुए इस लेसन को थोड़ा सार में समझाऊंगा, शॉर्ट में समझाऊंगा, या जो जो इम्पोर्टेंट पार्ट रहेगा आपका एग्जाम के हिसाब से, या टॉपिक जो इम्पोर्टेंट रहेगा आपके, जो कि इन फ्यूचर यानी कि इन भविष्य में भी काम में आए, उसको लेकर हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान पढ़ लेते हैं। कृषि हमारा प्राथमिक व्यवसाय है। इसमें फसलों की खेती तथा पशुपालन दोनों ही सम्मिलित हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्वपूर्ण स्थान व योगदान निम्न रूपों में देखा जा सकता है। हम जानते हैं कि जो भारत है वो पूर्ण लगभग इसकी जो आधार स्तंभ होता है वह लगभग कृषि ही है। भारत में अनेक निवासी गांवों में, यहाँ तक कि अब तो शहरों में भी खेती होने लग गई है, जिसकी तरह से हम हमारी अर्थव्यवस्था को मजबूत करते हैं। और आज भी ऐसे संकट के समय भी केवल कृषि ही एक ऐसा माध्यम है जिसकी सहायता से हम अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाए हुए हैं। भारतीय कृषि से संसार के लगभग 70% जनसंख्या का पोषण हो रहा है। कृषि हमारी 2/3 जनसंख्या का भरण पोषण करती है, यानी कि लगभग तीसरे हिस्से में से दूसरा हिस्सा जो है जनसंख्या का, वह लगभग कृषि से ही हमारी आजीविका चलती है, हमारी अर्थव्यवस्था चलती है, और हमारे भरण पोषण का काम कृषि के द्वारा ही किया जाता है। लगभग 17% जनसंख्या। तो हम इस तरीके से सोच सकते हैं और समझ सकते हैं कि किस तरीके से कृषि जो है हमारी अर्थव्यवस्था को मजबूत करती है। भारतीय कृषि में देश की लगभग 2/3 श्रम शक्ति लगी हुई है। इसके द्वारा अप्रत्यक्ष रूप में भी अनेक लोगों को रोजगार मिला है। लोग या तो सरकारी दस्तकारी में लगे हैं या गांवों में कृषि उत्पादों पर आधारित छोटे मोटे उद्योग धंधों में लगे हैं। कृषि में बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार देने की संभावनाएं छिपी हैं। तो इस तरीके से हम जानते हैं कि अगर कृषि की जाती है तो उससे अनेक लोगों को रोजगार तो मिलता ही है, साथ ही साथ कृषि में दोनों ही चीजें सम्मिलित हैं। जैसे कि अगर हम लोग समझे तो एक तो फसलों की खेती के साथ साथ पशुपालन भी आपका कृषि में ही आएगा, कृषि से ही रिलेटेड है या कृषि से ही संबंधित है, जिसमें हम समझ सकते हैं कि जो भी किसान होते हैं वो लगभग 99% किसानों के पास आपको पशु मिल जाएंगे। देश में वस्त्रों की जरूरत को पूरा करने के लिए कच्चे माल कृषि से ही मिलते हैं। कपास, जूट, रेशम, ऊन व लकड़ी की लुगदी से ही वस्त्रों का निर्माण होता है। चमड़ा उद्योग भी कृषि क्षेत्र के ही देन है। कृषि उत्पादों को कच्चे माल के रूप में उपयोग करने वाले उद्योगों का आधार भी यही है। वस्त्र उद्योग, जूट उद्योग, खाद्य तेल उद्योग, चीनी व तंबाकू उद्योग सभी कृषि उत्पादों पर आधारित है। कृषि उत्पादों पर आधारित आय में कृषि का योगदान लगभग 34% है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि लगभग जितनी भी आय हमें होती है कृषि से, वो लगभग 34% जो है कृषि उत्पादों से रिलेटेड होती है, संबंधित होती है। और देश में वस्त्र वगैरह की जरूरत को पूरा करने के लिए कच्चा माल जो हमें कृषि से ही मिलता है। कपास, जूट, रेशम, चमड़ा, अनेक ऐसे उत्पाद हैं जो कि हमें कृषि से ही मिलते हैं। कच्चा माल वगैरह जो भी होता है वो सभी हमें कृषि से ही मिलता है। उद्योग धंधों के लिए भी जो कच्चा माल हमें जरूरत पड़ती है, आवश्यकता होती है, वह भी हमें कृषि से ही प्राप्त होता है। वस्त्र उद्योग हुआ, जूट उद्योग हुआ, या खाद्य तेल का उद्योग हुआ, या चीनी और तंबाकू उद्योग हुआ, इनके लिए जो कच्चा माल प्राप्त किया जाता है वह हमें कृषि से ही प्राप्त होता है। तो इस तरीके से बच्चों मौसम के अनुसार जो खरीफ की फसलें हैं वो हम पढ़ेंगे और समझेंगे किस तरीके से। जैसे भारत में फसलों का वर्गीकरण 2 तरीके से किया गया है, मौसम के अनुसार और अध्ययन की दृष्टि से। पहला हो जाएगा आपकी खरीफ की फसलें, दूसरा रबी की फसलें, तीसरा जायद की फसलें। ये मौसम के अनुसार है। मौसम के अनुसार जो फसलें बोई जाती है उन्हें 3 भागों में बांटा गया है, खरीफ की फसलें, रबी की फसलें और जायद की फसलें। तीसरा हो जाएगा अध्ययन की दृष्टि से। क्या अध्ययन की दृष्टि से 2 प्रकार की फसलें होती हैं, खाद्यान्न फसलें, नगद व व्यापारिक फसलें। अब इसमें सबसे पहले हम खरीफ की फसलें पढ़ेंगे कि वे फसलें जो वर्षा ऋतु के आरंभ यानी कि जून जुलाई में बोई जाती है एवं दशहरे के बाद शरद ऋतु के अंत यानी कि अक्टूबर नवंबर तक तैयार हो जाती है, खरीफ की फसलें कहलाती है। मानसून के आगमन पर बोई जाने वाली प्रमुख खरीफ फसलें चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, सोयाबीन, गन्ना, कपास, पटसन, तिल्ली, मूंगफली आदि हैं। तो बच्चों इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि अभी आज जो हमारे खेतों में फसल बोई गई है, सोयाबीन लगभग सभी लोगों ने बो रखी है, मक्का बोया हुआ है, किसी ने ज्वार बो रखा होगा,
या चावल बो रखा होगा, तो इस तरीके से किसी ने गन्ना बो रखा होगा। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि ये जो फसलें हैं, अभी जो खेतों में फसलें खड़ी है, बारिश का मौसम है, आप जानते ही हैं, अभी अगस्त का महीना चल रहा है, तो अभी जो फसलें खेतों में खड़ी हैं या बोई हुई है वो खरीफ की फसलें, ये खरीफ की फसलें इस समय बोई जाती है। तो मैं आशा करता हूं कि बच्चों को ये टॉपिक जो है अच्छे से क्लियर हो गया होगा। माइंड में रखें कि जून जुलाई से जो फसलें बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर तक जो फसलें तैयार हो जाती है, सोयाबीन, ज्वार, मक्का, बाजरा, ये मूंगफली वगैरह, ये सारी फसलें खरीफ की फसलें कहलाती है। और अगला जो टॉपिक है, मैं आशा करता हूं कि ये आपको क्लियर हो गया होगा, रबी की फसलें। अब रबी की फसलें जो इससे दूसरे समय में बोई जाती हैं वे आपकी रबी की फसलें हो जाएंगी। जो फसलें शरद ऋतु के आगमन पर यानी कि ठंड के मौसम में जो फसलें बोई जाती है उन्हें हम रबी की फसलें बोलते हैं। जो फसलें शरद ऋतु के आगमन पर दशहरे के पश्चात अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और ग्रीष्म ऋतु में यानी कि गर्मी के समय जो मार्च अप्रैल का महीना होता है में तैयार हो जाती है, रबी की फसलें कहलाती हैं। गेहूं, चना, जौ, सरसों, तंबाकू आदि रबी की फसलें, जो सरसों हो गया, तंबाकू हो गया, जौ हो गया, गेहूं हो गया, चना हो गया, ये सारी फसलें आपकी रबी की फसलें हैं जो अक्टूबर नवंबर के बाद जो है बोई जाती है और अब मार्च अप्रैल तक ये फसलें सूख कर तैयार हो जाती है, खेतों में तैयार हो जाती है। तो ये फसलें आपकी रबी की फसलें कहलाएंगी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, अच्छे से समझना और अच्छे से पढ़ना। जायद की फसलें विशेषतः ग्रीष्म ऋतु में पैदा की जाने वाली सब्जियां और हरे चारे की खेती जायद की फसलें कहलाती हैं। जो ग्रीष्म ऋतु होती है, गर्मी के मौसम में जो फसलें या सब्जियां बोई जाती हैं उन्हें जायद की फसलें कहा जाता है। जैसे हरे चारे की खेती जो है जायद की फसलें कहलाती है। ये था आपके मौसम के अनुसार 3 प्रकार की फसलें हमने पढ़ी, खरीफ की फसलें, रबी की फसलें और जायद की फसलें। तो 3 तरह की फसलें हमने पढ़ा है, खरीफ की फसलें, रबी की फसलें। खरीफ की फसलें मैं शॉर्ट में एक बार फिर आपको समझा दूं। खरीफ की फसलें वे जो जून जुलाई में बोई जाती हैं, वर्षा ऋतु के आरंभ में बोई जाती हैं और अक्टूबर नवंबर तक काट कर इनको तैयार कर लिया जाता है। जैसे हो जाएगी आपकी गेहूं, सोयाबीन, मक्का, ज्वार, बाजरा वगैरह, कपास, गन्ना, ये सारी आपकी खरीफ की फसलें हो जाएंगी। और रबी की फसलें वो जो शरद ऋतु के ठंड के मौसम में बोई जाती हैं और अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और ग्रीष्म ऋतु में मार्च अप्रैल तक पककर तैयार हो जाती है। तो ये रबी की फसलें कहलाती है। रबी की फसलों में इंपॉर्टेंट होगा आपका गेहूं, चना, जौ, सरसों, तंबाकू आदि, ये सभी रबी की फसलें कहलाती हैं। जायद की फसलें हो जाएगा आपका विशेषतः जो ग्रीष्म ऋतु में सब्जियां पैदा की जाती हैं या जो चारे की खेती की जाती है, वो सभी फसलें जो है आपकी जायद की फसलें कहलाएंगी। अब अध्ययन की दृष्टि से इसमें 2 प्रकार की फसलें हमने देखा था कि एक तो खाद्यान्न फसलें और दूसरा हो जाएगा आपकी व्यापारिक फसलें। तो सबसे पहले हम लोग खाद्यान्न फसलें को पढ़ेंगे। खाद्यान्न फसलों से हमारा आशय उन फसलों से है जो भोजन के लिए मुख्य पदार्थ का कार्य करती है। जैसे खाद्यान्न फसलों में अनाज और दालें सम्मिलित होती हैं। वे फसलें जो हम अपने खाने में उपयोग में लाते हैं वे सारी फसलें आपकी खाद्यान्न फसलें कहलाएंगी। जैसे चावल, गेहूं, ज्वार, मक्का, बाजरा, चना, अरहर, जिसको हम तुअर भी बोलते हैं, वह अन्य दालें। तो इस तरीके से गेहूं, चना, ज्वार, बाजरा, मक्का, अरहर यानी कि तुअर और जो दूसरी अन्य प्रकार की दालें हैं, मूंग वगैरह, ये सारी भी आपकी खाद्यान्न की फसलें कहलाएंगी क्योंकि इन सभी फसलों का उपयोग हम खाने में करते हैं, दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं। अगला टॉपिक है आपका जो अध्ययन की दृष्टि से लास्ट पॉइंट आपका नकद व व्यापारिक फसलें। नकद व व्यापारिक फसलों से आशय उन फसलों से है जो प्रत्यक्ष रूप से भोजन के लिए उत्पन्न नहीं की जाती। मतलब इनका वास्तव में उपयोग प्रत्यक्ष हो सकता है कि अप्रत्यक्ष रूप से इनका उपयोग होता हो, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप में इनका उपयोग भोजन के लिए नहीं किया जाता है या भोजन के लिए इनको उत्पन्न नहीं किया जाता है, किंतु उन्हें बेचकर नगद राशि प्राप्त की जाती है। उनको बेचकर कुछ आय प्राप्त की जाती है। इनमें हो जाएगा आपका महत्वपूर्ण हो जाएगा कपास, जूट, चाय, कॉफी, तिलहन, सोयाबीन, गन्ना, तंबाकू, रबर आदि हैं। तो ये आपकी व्यापारिक फसलें हैं जिनको बेचकर हम आमदनी प्राप्त करते हैं या जिससे हमें इनकम प्राप्त होती है। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि नगद व व्यापारिक फसलों में वो आएगा कि जिनका उपयोग वरना हम केवल भोजन के लिए करते हैं, इनका उपयोग हम विशेषतः बेचकर कुछ आय प्राप्त करने के लिए करते हैं, जिससे हमें कुछ आय प्राप्त हो और उस आय का उपयोग हम अपने घरों के लिए कर सकें।
बच्चों यहाँ पर एक तालिका दी गई है जो फसलों के उत्पादन में भारत 2013-14 में कौन से स्थान पर था और कौन सी उपज में कौन से स्थान पर था और राज्य में कौन से स्थान पर था। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं यहाँ पर भारत की प्रमुख फसलें एवं उनके उत्पादन क्षेत्र का वितरण निम्नानुसार है। जैसे गेहूं का हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड व गुजरात। यहाँ पर गेहूं का प्रमुख उत्पादन किया जाता है। चावल का जैसे पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, उड़ीसा व असम। बाजरा आपका राजस्थान, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पंजाब, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक व मध्य प्रदेश, जो आपका अधिकतर उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार और पंजाब में बोया जाता है। चना एवं दालें मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, महाराष्ट्र, पंजाब व कर्नाटक। मक्का अधिकतर उपयोग आपका कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार व पंजाब। इसी तरीके से अनेक ऐसी फसलें हैं जिनका उपयोग या जिनका उत्पादन कौन कौन से क्षेत्रों में और कौन कौन से राज्यों में किया जाता है वो यहाँ पर बताया गया है। आप इसको अच्छे से पढ़ ले और समझ ले सभी राज्यों के नाम यहाँ पर कि कौन सी फसल को कौन से राज्य में उगाया जाता है या जिसका उत्पादन किया जाता है। इसी तरीके से यहाँ पर और भी वस्तुएं हैं जैसे मसाले, काजू, सन, रेशम, आलू वगैरह, ये सारी फसलें हैं जिसे यहाँ पर एक तालिका के द्वारा और कुछ पॉइंट बनाकर बताया गया है कि कौन कौन से राज्य में कौन कौन सी फसलें उगाई जाती है और वहां पर पैदा किया जाता है। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि भारत की सबसे प्रमुख खाद्य फसल चावल है। सबसे अधिक मात्रा में चावल यहाँ पर खाया जाता है। भारत की दूसरी प्रमुख खाद्य फसल गेहूं है। दूसरे नंबर पर हमारा गेहूं आता है। कुल खाद्यान्न उत्पादन में गेहूं का भाग 12.7%, चावल का भाग 40.5% तथा मोटे अनाजों का भाग 30.3% एवं दालों का भाग 16.5% होता है। बच्चों अब यहाँ पर हम खेती के प्रकारों को निम्न प्रकार से विभाजित करेंगे, मतलब खेती कितने प्रकार की होती है उसे हम समझेंगे। पहला पॉइंट आ जाएगा आपका सामान्य खेती। जब किसी फॉर्म का संगठन कई वस्तुओं के उत्पादन के लिए होता है और प्रत्येक उत्पाद किसी न किसी रूप से आय का साधन होता है तो इसे सामान्य खेती कहते हैं। इस प्रकार की खेती सामान्यतः किसान अपनी घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए करता है जिससे उसकी आजीविका सुचारू रूप से चलती रहे। इस प्रकार की खेती में किसान अपनी आवश्यकताओं के अनुसार फसल, पशुधन, उद्यम आदि का चुनाव करता है। सामान्य खेती इसे कहा जाएगा जैसे पर्टिकुलर कोई भी किसान वगैरह होता है और उसने खेती या पशुपालन सिर्फ इसलिए किया गया है कि जिससे उसके घर की रोजमर्रा की जो आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति हो सके, वह आमदनी का या आय का कुछ एक साधन बना सके, इसे हम सामान्य खेती कहेंगे। और यह केवल उससे उसकी आजीविका सुचारू रूप से चलती रहे, इसलिए किसान इस तरह की खेती करते हैं जिसे हम सामान्य खेती में गिनेंगे। दूसरा हो जाएगा आपका विशिष्ट खेती। अब विशिष्ट खेती जैसे कि नाम से स्पष्ट हो रहा है कि ये विशेष प्रकार की है। इस प्रकार की खेती में एक ही उद्यम या साधन से 50% या इससे अधिक आय प्राप्त होती है। इसे विशिष्ट खेती कहते हैं। यानी कि कोई एक ऐसा उद्यम, कोई एक ऐसा व्यवसाय या कोई एक ऐसा साधन जिसकी सहायता से हम 50% या उससे अधिक की आय प्राप्त करते हैं उसे विशिष्ट खेती कहते हैं। उदाहरण के तौर पर यदि सोयाबीन से 50% या इससे अधिक आय हो रही है तो इसे हम एक किसान की कुल आय कहेंगे। सोयाबीन के लिए फार्म खेती की कुछ शर्तें होती है, जैसे फार्म के पास मंडी होना, किसान की आर्थिक अवस्था सुदृढ़ एवं सुचारू होना। तो पर्टिकुलर अगर हमने सोयाबीन को बोया है, हर साल हम सोयाबीन को बो रहे हैं और उसी से हमें 50% से अधिक अगर आय हो रही है तो हम कहेंगे कि यह एक विशिष्ट प्रकार की खेती है जिसका उपयोग केवल आय प्राप्त करने के लिए किया गया है। और इसकी कुछ शर्तें होती है, जैसे एक तो फार्म जहां पर आप अपनी फसल को उगा रहे हैं उसके पास में मंडी होना चाहिए और किसान की जो आर्थिक अवस्था है वह बहुत ही अच्छी यानी कि सुदृढ़ और सुचारू रूप से यानी कि लगातार चलने वाली, पैसे का आदान प्रदान होता रहे वैसी होनी चाहिए। शुष्क खेती, जैसे कि नाम से मालूम पड़ रहा है, शुष्क यानी कि सूखी खेती। जिन क्षेत्रों में औसत वार्षिक वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम होती है उन क्षेत्रों में की जाने वाली खेती को शुष्क खेती कहते हैं। शुष्क खेती में फसल उत्पादन हेतु भूमि में वर्षा के पानी को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जाता है। शुष्क खेती में फसलों का असफल होना एक आम बात है, जिसके मुख्य कारण है, पहला हो जाएगा अपर्याप्त तथा असामान्य वर्षा, दूसरा हो जाएगा वर्षा का देर से प्रारंभ होना व शीघ्र समाप्त होना, तीसरा हो जाएगा फसल के समय में लंबी अवधि का होना और नमी धारण
क्षमता का कम होना, और पांचवा हो जाएगा आपका मिट्टी में उर्वरता की कमी। तो ये शुष्क खेती, जहां पर वर्षा की कमी होती है या बहुत ही कम मात्रा में वर्षा होती है, ऐसे क्षेत्र में वहां पर शुष्क खेती की जाती है। शुष्क खेती में फसल उत्पादन है तो भूमि की कोई वर्षा के पानी को लंबे समय तक सुरक्षित, मतलब पानी को स्टोर करके रखा जाता है, पानी को गहरा बांध वगैरह बनाकर या तालाब वगैरह बनाकर उसको इकट्ठा किया जाता है, ताकि जरूरत पड़ने पर वहां से फसल को सिंचित किया जा सके, उसे खेतों में सिंचाई की जा सके। अब शुष्क खेतों में फसलों का असफल होना एक आम बात है। आम बात इसलिए है क्योंकि हम जानते हैं कि अगर बारिश ही नहीं होगी तो फसलों को पर्याप्त पानी नहीं मिलेगा, तो वे ठीक से पैदावार नहीं हो पाएंगी और उनका उत्पादन प्रभावित होगा। अब इसमें इसके प्रमुख कारण हैं, 5 प्रमुख कारण यहाँ पर बताए गए हैं। पहला हो जाएगा अपर्याप्त तथा असामान्य वर्षा। अपर्याप्त यानी कि वर्षा की कमी, और असामान्य मतलब या तो वर्षा ज्यादा हो जाए तो भी किसान के लिए हानिकारक है, और वर्षा की अगर कमी होती है तो भी किसान के लिए हानिकारक है। दूसरा पॉइंट हो जाएगा आपका वर्षा का देर से प्रारंभ होना, यानी कि वर्षा अगर देरी से प्रारंभ होती है तो भी हमारी फसलें जो है बिगड़ जाती है या नुकसान हो जाता है। जैसे कि आज हम देख रहे हैं कि बारिश जो है समय से आई नहीं, हमारी फसलें सूखने की कगार पर हैं, और शीघ्र समाप्त होना, वर्षा एक तो देरी से स्टार्ट होना और दूसरा जल्दी समाप्त हो जाना, ये भी एक कारण है जिसकी वजह से शुष्क खेती में फसल जो है असफल होती है। फसल तीसरा हो जाएगा आपका फसल के समय में लंबी होती है। ऐसी फसलें बोना जो लंबे समय बाद पकती हैं या लंबे समय बाद उनमें उनकी पैदावार होती है, तो ऐसी फसलें भी शुष्क खेती में हमें नुकसान देती हैं। चौथा हो जाएगा नमी धारण क्षमता का कम होना, कि मिट्टी में अगर नमी को सोखने की या धारण करने की शक्ति अगर कम है तो भी वहां पर हमारी फसलों का उत्पादन प्रभावित होता है। और पांचवा यानी कि लास्ट अंतिम हो जाएगा मिट्टी में उर्वरता की कमी। अगर मिट्टी में उपजाऊ क्षमता कम होगी, उनमें उर्वरक यानी कि उनमें जितने भी पोटाश, नाइट्रोजन, कैल्शियम, फास्फोरस वगैरह अगर इनकी कमी है तो हमारी फसलों का उत्पादन पर्याप्त मात्रा में पानी होते हुए भी नहीं हो पाएगा। तो ये ऐसे क्षेत्र हैं जो इसको प्रभावित करते हैं। मिश्रित खेती में फसल उत्पादन के साथ पशुपालन भी किया जाता है। मिश्रित खेती सिद्धांत पर आधारित है कि पशुपालन से प्राप्त आय कुल आय की 10 से 49% होनी चाहिए, अर्थात फसल उत्पादन प्राथमिक तथा पशुपालन पूरक कार्य के रूप में किया जाता है। फसल एवं पशुपालन में परिपूरक संबंध होने के कारण फार्म की उत्पादन क्षमता एवं आय बढ़ती है। पशुओं के मल त्याग से बनी जैविक खाद के उपयोग से भूमि की उर्वरा शक्ति भी बनी रहती है। अब मिश्रित खेती जिसमें बहुत सारे किसान, अधिकतर किसान जो हैं वो खेती तो करते ही हैं, फसल उत्पादन के साथ साथ पशुपालन भी करते हैं, और पशुपालन तो उनका केवल एक तरीके से एक साइड बिजनेस होता है। जैसा अगर अपन मुख्य शब्दों में अगर मैं आपको समझाऊं तो उसका पशुपालन से प्राप्त कुल आय की 10 से 49% होनी चाहिए लगभग, यानी कि प्राथमिक तौर से हम फसल खेती को ही महत्व दें और पशुपालन जो है पूरक कार्य, उसका एक साइड बिजनेस की तरह से हमें लेना चाहिए, कि जिससे हमारे घर की आवश्यकता भी पूरी हो जाए और उससे कुछ आय भी हमें हो जाए। इसके अलावा अगर हम पशुपालन करते हैं खेती के साथ साथ, मिश्रित खेती में फसल के साथ साथ अगर हम पशुपालन भी करते हैं तो इससे जो पशुओं के मल त्याग वगैरह से होता है तो जैविक खाद बनाई जाती है, और वह खाद का उपयोग हम अपने खेतों में करते हैं या किसान करते हैं, जिससे उनका बहुत सारा ऊर्जा और बहुत सारा आय यानी कि पैसे की बचत भी हो जाती है। सिंचित खेती, भारत में सिंचित खेती प्रमुखतः कुएं, नलकूप और नहरों द्वारा की जाती है। प्रायः सिंचित खेती कम वर्षा वाले क्षेत्रों में की जाती है, जिसके फलस्वरूप फसल उत्पादन में भारी वृद्धि होती है तथा कृषि भूमि का उपयोग सिंचाई के माध्यम से वर्ष भर फसल उगाने के लिए किया जा सकता है। सिंचित खेती में प्रमुखतः धान, गन्ना, गेहूं तथा कपास की फसलों का मुख्य उत्पादन किया जाता है। अब भारत में सिंचित यानी कि जिस माध्यमों के द्वारा हम अपना खेत को सिंचित करते हैं वह सिंचित खेती कहलाती है। भारत में अब जैसे कुएं, नलकूप या तालाब वगैरह नहर के द्वारा अगर हमारे खेतों में सिंचाई की जाती है और कम वर्षा वाले क्षेत्रों में इस तरीके से सिंचित खेती की जाती है तो उसे हम सिंचित खेती कहेंगे, जिससे फसल उत्पादन में भारी वृद्धि होती है। हम उस पानी का उपयोग अपने फसल को सिंचित करने में कर सकते हैं, और कृषि भूमि का उपयोग भी सिंचाई के माध्यम से वर्ष भर फसल उगाने के लिए किया जाता है। और इसमें प्रमुख हो जाएगी आपकी धान, गन्ना, गेहूं, जिसके लिए अधिक पानी की आवश्यकता पड़ती है, और कपास की फसलों का उत्पादन भी किया जाता है। एक लास्ट पॉइंट हो जाएगा आपका खेती के प्रकार में लास्ट, जैविक खेती।
जैविक खेती, खेती की वह विधि जिसमें कृत्रिम रसायनों और कीटनाशकों के स्थान पर जानवरों से जनित खाद, गोबर तथा हरी खाद यानी कि पत्तियां सब्जियों से जो निर्मित होती है का उपयोग किया जाता है। इसके उपयोग से भूमि की उर्वरक क्षमता बढ़ती है और लागत कम होती है। पर्यावरण और मनुष्य के स्वास्थ्य पर इसका कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है। जैविक खेती जो कि पशु के मलमूत्र से जो खाद वगैरह तैयार की जाती है और उसको खेतों में डाला जाता है, जिससे मिट्टी की उपजाऊ क्षमता बढ़ती है। और इसके अलावा जो हरी खाद होती है, जैसे कि पेड़ पौधे की पत्तियां और घर का निकला हुआ सब्जी वगैरह से जो कूड़ा कचरा निकलता है, उससे भी हम खाद वगैरह बनाकर अपने खेतों में डालते हैं, जिससे मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को बरकरार रखा जा सके और फसलों के उत्पादन को बढ़ाया जा सके। तो इस तरीके से ये थी हमारी खेती के प्रकार। खेती की प्रणालियां, अब खेती की प्रणालियां कौन कौन सी होती है इसके आधार पर हम समझ सकते हैं। पहला हो जाएगा खेती की प्रणाली को वर्गीकृत हम कृषि की विधियों में भूमि के स्वामित्व के आधार पर कर सकते हैं। अनेक प्रकार की खेती की प्रणालियां होती हैं। यह मुख्यतः 5 प्रकार की होती हैं। जिसे हम अलग अलग भागों में बांट सकते हैं। पहला हो जाएगा आपका व्यक्तिगत खेती, यानी कि इस प्रकार की खेती में किसान के पास अपनी भूमि पर स्वामित्व व कार्य का अधिकार होता है। फार्म पर क्रियाकलाप किसान अपने तरीके से करता है। कृषि संबंधी सभी प्रकार के निर्णय कृषक स्वयं। व्यक्तिगत खेती जैसे कि नाम से हमें पता पड़ रहा है, समझ में आ रहा है, व्यक्तिगत जो इंसान अपना खुद करता हो, सारे फैसले अपनी कृषि या फसल से रिलेटेड जो संबंधित होते हैं वह खुद लेता है। तो इस प्रकार की खेती व्यक्तिगत खेती कहलाती है। दूसरा हो जाएगा सामूहिक खेती। सामूहिक जैसे कि नाम से मालूम पड़ रहा है कि समूह में खेती करना, किसी और के साथ मिलजुल कर खेती करना। इस प्रणाली में सभी सदस्यों की जमीन, पशुधन व संसाधन सोसाइटी के अधीन कर दी जाती हैं। सोसाइटी के सभी सदस्य एक प्रबंध कमेटी के निर्देशानुसार फार्म पर कार्य करते हैं। जो सभी सदस्य रहते हैं, घर के सभी सदस्य, जमीन और पशुधन, जो भी हमारे घर में पशु होते हैं और जितनी भी हमारी जमीन होती है, खेती होती है, उसको एक सोसाइटी के माध्यम से किया जाता है। और जैसा सोसाइटी के सभी सदस्य एक कमेटी के द्वारा निर्णय लेते हैं, वैसा वहां पर उस फार्म पर खेती की जाती है। सहकारी खेती। इस प्रणाली में सभी कृषि क्रियाएं व उनका भाग सामूहिक तौर पर ऐच्छिक आधार पर इकट्ठे किए जाते हैं। किसान का अपनी भूमि पर स्वामित्व का अधिकार सुरक्षित रहता है। सभी किसान अपनी भूमि, श्रम, पूंजी को इकट्ठा कर एक इकाई बनाकर सामूहिक रूप से खेती करते हैं। इसमें सभी कार्य चुनी हुई कमेटी के निर्देशानुसार किए जाते हैं। फायदा जमीन के अनुपात में बांट लिया जाता है और मजदूरी के आधार पर भी बांटा जाता है। सहकारी खेती 4 प्रकार की होती है। सहकारी खेती जैसे कि एक सरकार के आधार पर खेती करना, या जिस तरीके से जैसा उनका निर्देश होता है वैसा एक समूह बनाकर किसान अपनी जो है भूमि, श्रम और पूंजी को इकट्ठा करके एक इकाई बनाता है, एक यूनिट बनाता है और उसके बाद सामूहिक रूप से खेती करते हैं। अब इसमें जो भी कमेटी के द्वारा जो निर्देश दिए जाते हैं उसी तरीके से वहां पर काम किया जाता है, खेती की जाती है। जो जितना भी मुनाफा या फायदा वगैरह होता है वो या तो जमीन के अनुपात में बांट लिया जाता है, या जितने मजदूर उस सामूहिक खेती में लगे हुए हैं उनके आधार पर बंटवारा कर लिया जाता है। सहकारी खेती 4 प्रकार की होती है। पहली है सहकारी श्रेष्ठतम खेती, दूसरा हो जाएगा सहकारी साझा खेती, तीसरा हो जाएगा सहकारी काश्तकारी खेती, चौथा हो जाएगा सहकारी सामूहिक खेती। चौथा पॉइंट हो जाएगा आपका सरकारी खेती। इस प्रणाली में फार्म का प्रबंधन सरकारी अधिकारियों द्वारा किया जाता है तथा फार्म पर कार्य साप्ताहिक व मासिक मजदूरी के आधार पर दिया जाता है। इसमें भूमि तथा पूंजी सरकार द्वारा दी जाती है। अनुसंधान संस्थानों में कार्य इस प्रणाली के तहत किया जाता है। जो खोज वगैरह होती है या जो जहां दवाइयां वगैरह बनती है वहां पर इस प्रकार की खेती की जाती है। और इसमें फार्म का जो भी खेती का जो प्रबंधन वगैरह होता है, मैनेजमेंट वगैरह होता है, वो सरकारी अधिकारियों द्वारा किया जाता है। और वहां पर या तो साप्ताहिक या मासिक मजदूरी के आधार पर काम कराया जाता है लोगों से और फिर उनको भुगतान कर दिया जाता है। इसके साथ जो भी अनुसंधान खोज वगैरह होती है वहां पर इस तरह का काम